हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, आज अपना एक नया चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के एग्जाम के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से अपन लेवल तक के क्वेश्चंस का अपन पढ़ते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अपन शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट लॉस की बात करें, लाभ हानि की बात करें, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि अगर आप किसी वस्तु को कुछ रुपए में खरीदते हो या उसको उससे ज़्यादा में बेचते हो तो ऐसी स्थिति आपको लाभ प्रतीत होती है, और अगर आप उससे कम में बेचते हो तो आपको हानि प्रतीत होगी। तो बेसिकली लाभ हानि का यही कंसेप्ट है कि आप वस्तु को किस प्रकार से बेच रहे हो, तो कौन सी स्थिति में आपको प्रॉफिट होगा और कौन सी स्थिति में आपको लाभ। तो प्रॉफिट लाभ में सबसे पहले कुछ शब्दावली के बारे में अपन पढ़ेंगे, ताकि आगे जब अपन क्वेश्चन में वो चीजें आए तो आपको पता लगे कि इन चीजों का मतलब क्या निकल के आता है। तो प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले अपन बात करते हैं मूल्य की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं दोस्तों? मूल्य की। देखिए, अगर मूल्य की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के मूल्य देखे जाते हैं, जिसमें पहला होता है क्रय मूल्य, जिसको अपन इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, और साधारणतः अपन इसको किससे प्रेजेंट करते हैं? सीपी से। जब भी अपन क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य के बारे में डिस्कस करेंगे तो सीपी से प्रेजेंट करेंगे। इसमें जो दूसरा मूल्य है वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को आप इंग्लिश में सेलिंग प्राइस के नाम से जानेंगे, और अपन क्वेश्चन में इसको एसपी के रूप में डिनोट करेंगे। और तीसरा जो मूल्य है वो होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, जिसको आप प्रिंट प्राइस के नाम से भी जानते हैं, प्रिंट प्राइस, या आप इसको एमआरपी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वस्तुओं पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी होती है, एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये तीन प्रकार के मूल्य के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो आपको पता ही है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्या आप किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदते हो, आप जितने रुपए में खरीदते हो वह वस्तु का कौन सा मूल्य बनता है? क्रय मूल्य। मतलब सीधी सी बात है कि जो खरीदा गया मूल्य है उस मूल्य को अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें तो वस्तु को आप जितने में बेचते हो, तो जितने रुपए में आप बेचा जा रहा है वस्तु को, वह मूल्य आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। और अंकित मूल्य के बारे में बात करें तो अंकित मूल्य में आप इतना ही कहेंगे कि वस्तु का जो अधिकतम मूल्य होता है, वस्तु का जो अधिकतम मूल्य होता है वही आपका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। या इसको आप छपा हुआ मूल्य के नाम से भी जान सकते हो, कि वस्तु पे जो छपा हुआ मूल्य होता है उसको भी अपन अंकित मूल्य के नाम से ही जानते हैं। बेसिकली इनकी जो अंकित मूल्य की प्रॉपर्टीज है वो बहुत बड़ी है। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल की अगर अपन बात करना चाहें तो जैसे मान लो कि कोई वस्तु बन रही है, बनने के बाद उसमें जितने प्रकार के जो खर्चे, ऊपरी खर्चे लगते हैं, या जितने प्रकार के भी आप उसमें प्रॉफिट लेना चाहते हो, या आप उस पर कोई छूट वगैरह या डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो, तो उस मूल्य में इन सभी प्रकार के मूल्यों को जोड़कर जो वस्तु का लास्ट मूल्य डिसाइड किया जाता है वही आपका क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। इसके बाद देखो, और शब्दावली में अपन बात करें तो सबसे पहले आता है लाभ, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। दूसरी आता है हानि। तीसरी शब्दावली में आता है बट्टा, या आप इसको डिस्काउंट इंग्लिश में कहते हैं। कई जगह यहां पर छूट का प्रयोग भी होता है, ठीक है। तो इन तीन चीजों के बारे में और समझते हैं। लाभ कौन सी स्थिति में होता है दोस्तों? कि जैसे मान लो आपको 1000 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और आपने उसको 1200 रुपए में बेच दी, तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त 200 रुपए है वही आपका क्या कहलाएगा? लाभ। फिर जैसे मान लो 1500 रुपए में वस्तु को आपने खरीदा और इसको आपने 1000 रुपए में बेचा, तो ये जो कितने रुपए कम में बेचा आपने? 500 रुपए में, ये आपकी क्या होगी? हानि। अब छूट की बात करें, छूट की स्थिति में क्या होता है कि जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और वो दुकानदार किसी वस्तु के 2000 रुपए बताता है, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और वो कुछ समय के बाद आपको कहता है कि यार चल ठीक है, तू 1700 रुपए में ले जा, ठीक है। उसने बताया कितने रुपए? 2000 रुपए। वो कौन सा मूल्य हुआ दोस्तों? अंकित मूल्य,
ठीक है, और उसने बेचा कितने में, 1700 रुपए में, तो वो उस दुकानदार का कौन सा मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य। और इस अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में आपको यहां पर कितने रुपए की छूट मिली है, कितने रुपए फ्री हो पाए हैं वस्तु पे, 300 रुपए। तो यही आपका क्या कहलाता है, बट्टा। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट इनमें जो बात है वो आपको समझनी है कि लाभ और हानि, ध्यान रखना दोस्तों, लाभ और हानि का जो रिलेशन होता है वो हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रिलेशन होता है। इस चीज का ध्यान रखना कि लाभ और हानि का जो रिलेशन है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का होता है। और बट्टे की बात करें तो बट्टा हमेशा कौन सी मूल्य के बीच का रिलेशन होता है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई है। देखिए इसके बाद कुछ और भी शब्दावली होती है, उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे एक आपका होता है ऊपरी खर्च, कई जगह आपको अतिरिक्त खर्च के नाम से भी आपको मिलेगा। एक हल्का सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं, वैसे तो ये चीजें आपको पता है, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस में इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चन में नाम आएगा तो अपन वहां से प्रॉपर अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऊपरी खर्च और अतिरिक्त खर्च। दूसरा आता है कमीशन। अब देखिए ऊपरी खर्च या अतिरिक्त खर्च का मतलब क्या निकल के आता है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं कि जैसे मान लो मैंने किसी वस्तु को 7000 रुपए में खरीदा। अब वो वस्तु सेकेंड हैंड थी, 7000 रुपए में मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद वो वस्तु प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो मैंने उस पर 500 रुपए खर्चा कर दिया अदर से। मैंने खरीदा कितने में दोस्तों, 7000 रुपए में, और 500 रुपए मैंने उसकी मरम्मत में या अन्य किसी खर्चे में मैंने यहां खर्च कर दिया। तो ये टोटल मूल्य कितना बन के आया, 7500 रुपए। तो देखिए वस्तु के खरीदे जाने पर उस पर जो आप अतिरिक्त खर्च कर रहे हो वही खर्च आपका कौन सा खर्च कहलाता है, ऊपरी खर्च। और ध्यान रखना दोस्तों, ऊपरी खर्च हमेशा ही कौन से मूल्य में जुड़ता है, उस वस्तु के क्रय मूल्य में। और इन दोनों को मिलाकर जो फाइनल क्रय मूल्य निकल के आता है वो आपका यहां पर कितना बनेगा दोस्तों, 7500 रुपए। अब रही बात कमीशन की, तो कमीशन की स्थिति ये क्वेश्चन पे निर्भर करती है दोस्तों। कमीशन आपको ये अगर अपन देखें दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति यह है, एक व्यक्ति यह है और एक व्यक्ति यह है। इसको किसी प्लॉट को 2 लाख रुपए में बेचना है। हालांकि इतना सस्ता तो नहीं है, लेकिन सपोज करने में क्या जाता है कि 2 लाख रुपए में इसको बेचना है और इसको यहां पर खरीदना है, ठीक है। तो ये दोनों कांटेक्ट ना करके ये दोनों आदमी अगर किसी तीसरे से कांटेक्ट करते हैं तो इसको खरीदना है, इसको बेचना है और इस सौदे को ये संपन्न कराता है, ठीक है। तो इस सौदे को ये जो संपन्न कराता है तो ये अपनी एक कंडीशन रख सकता है कि भाई साहब मैं 2 लाख रुपए में सौदा करा लूंगा, आपको 2 लाख रुपए में बेच दूंगा, लेकिन मेरे को इस सौदे कराने में कितने हजार रुपए चाहिए, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए इस स्थिति में क्या बने, कमीशन बना, ठीक है। इसको आप दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। जैसे किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं कि अपनी जो कोई कंपनी है वो कंपनी किसी एम्प्लॉय को या कर्मचारी को हायर करती है। हायर करने के बाद वो उसके सामने स्थिति रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों में जो सेल्समैन होते हैं इनके साथ ये ज़्यादातर रहता है। जैसे मान लो कंपनी ने कहा कि अगर आप मेरे को 20,000 रुपये का सामान मेरा बेच देंगे, 20,000 रुपये का सामान बेच देंगे तो मैं आपको इस वस्तु पर 400 रुपये का कमीशन दे दूंगा। मतलब कह रहा है कि अगर आप 20,000 रुपये का सामान बेचेंगे तो मैं आपको कमीशन कितना दे दूंगा, 400 रुपये। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर 400 रुपये क्या बन रहा है, कमीशन बन रहा है। तो मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर कमीशन की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो कमीशन की स्थिति केवल क्वेश्चन के माध्यम से ही समझी जा सकती है कि वो आपके सामने कौन सी परिस्थिति रख रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इस लाभ हानि में कुछ फॉर्मूले हैं, हालांकि फॉर्मूले का अपन कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अपन सीधे सीधे सारे क्वेश्चन पे कंसेप्ट से ही उसको सोल्व करेंगे, लेकिन उन फॉर्मूलों का ध्यान में रखना आपका बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने पास 3 मूल्य हैं। पहला क्रय मूल्य, दूसरा है अंकित मूल्य और तीसरा है विक्रय मूल्य। जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताई है
उसी को अपन इस रूप में अपन लिख लेते हैं। देखो सीपी अपना क्रय मूल्य है, पीपी अपना प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य है, और एसपी अपना क्या है, विक्रय मूल्य है। मैंने अभी आपको बताया कि यार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो रिलेशन है वो किसका होता है दोस्तों, लाभ और हानि का। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो रिलेशन होता है वो लाभ का होता है अथवा हानि का होता है। फिर अगर अपन अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में डिस्कस करें तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है या तो बट्टे का होता है या छूट का होता है। ठीक है, एक बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जब भी आगे अपन क्वेश्चन में बात करेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की, एक बार हल्का सा आपके सामने ये चीजें लिख रहा हूं ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो दिक्कत ना आए। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में या तो प्रतिशत लाभ निकालना होता है या प्रतिशत हानि निकालनी होती है। तो ध्यान रखना, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि जब इनका प्रतिशत वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो प्रतिशत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक आधार की आवश्यकता होती है। तो लाभ और हानि का जो आधार होता है वो कौन सा मूल्य होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। ठीक है, और यदि अपने को बट्टा प्रतिशत निकालना है, बट्टा प्रतिशत, अगर बट्टा प्रतिशत आप निकालेंगे तो ध्यान रखना बट्टा प्रतिशत का जो आधार है वो हमेशा ही अंकित मूल्य होता है। मतलब जब भी बट्टा का कैलकुलेशन किया जाता है तो कौन से मूल्य पे किया जाता है, अंकित मूल्य पे, और जब भी लाभ और हानि का कैलकुलेशन किया जाता है तो कौन से मूल्य पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे। तो ये तीन बात आपको ध्यान में रखनी है, उसके बाद आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, केवल अपन कंसेप्ट पर बात करेंगे। तो पहला, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रिलेशन लाभ और हानि का होता है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन बट्टा या छूट का होता है। तीसरी, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आप कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में तो उसका आधार हमेशा ही क्रय मूल्य होगा, और बट्टा प्रतिशत को आप कैलकुलेट करेंगे तो उसका आधार हमेशा ही कौन सा होगा, अंकित मूल्य होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ फॉर्मूले पे अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले में आपसे पूछा जाता है लाभ। जब आपको लाभ निकालना हो तो लाभ की स्थिति कब होती है दोस्तों, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य क्या हो, छोटा। तो ध्यान रखना, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे ही अगर हानि की बात करें तो हानि में चेंज हो जाता है कि हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा हो, किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तीसरी स्थिति है बट्टा की, कि बट्टा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बट्टे में ध्यान रखना हमेशा ही अंकित मूल्य मैक्सिमम प्राइस होती है, और अंकित मूल्य में से क्या घटाते हैं, विक्रय मूल्य। तो ये बट्टा कैलकुलेट किया जाता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर इन्हीं का ही प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और प्रतिशत बट्टा निकालें, अगर लाभ दे रखा है, हानि दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है, बट्टा दे रखा है, और उनका प्रतिशत मान निकालना है, तो ध्यान रखना प्रतिशत लाभ बराबर आपका क्या लिखोगे कि देखो प्रतिशत में लाभ को बना रहे तो लाभ तो होना ही है, और मैंने आपको बताया कि लाभ किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पे। तो आधार में क्या आएगा, क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए आप जानते हो कि किससे गुणा करते हैं, 100 से। फिर ऐसे प्रतिशत लॉस की बात करें तो लॉस आपका होना आवश्यक है, और लॉस किस पे होता है, वही क्रय मूल्य पे होगा। तो बटे में क्रय मूल्य आ गया, और गुणा किससे कर देंगे दोस्तों, 100 से कर देंगे। ऐसे अगर डिस्काउंट को प्रतिशत में बनाना है तो आपके पास डिस्काउंट होना है, और डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है, डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, अंकित मूल्य पे। तो बटे में आधार क्या बनेगा, अंकित मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये आपका सिंपल लाभ, हानि और बट्टा रहा, और यही तीनों वैल्यू प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि और प्रतिशत बट्टा रहा। अब अपन आगे बात करेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कैसे रिलेशन बनता है, और अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच कैसा रिलेशन बनता है। तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के रिलेशन की। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ज्यादातर जो अपने क्वेश्चंस रहते हैं कर्मागत वृद्धि और कर्मागत हानि का, ठीक है ना, या कर्मागत कमी का, तो ऐसी स्थिति में अपन एक चीज ध्यान में रखते हैं कि जहां से भी यदि अपन आगे चलते हैं,
जहां से भी अपन क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आएगा जब मैं आपको इसका रिलेशन आप लोगों के बीच बताऊंगा। तो जहां से भी आगे चलेंगे तो 100 को हमेशा ही दोस्तों कहां रखेंगे, नीचे। 100 को हमेशा ही कहां रखेंगे, नीचे। और जहां से पीछे चलेंगे वहां 100 को ही हमेशा क्या करेंगे, ऊपर। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि लाभ है, लाभ का मतलब होता है कि राशि बढ़ रही है, और राशि बढ़ेगी कब, जब स्थिति जुड़ेगी। तो ध्यान रखना, लाभ के केस में जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो तो हमेशा ही 100 में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। लाभ प्रतिशत को हमेशा ही क्या करते हो, 100 में जोड़ते हो। ऐसे अगर हानि की स्थिति आती है तो हानि का मतलब होता है राशि का कम होना। तो ध्यान रखना, हानि की स्थिति में हानि को हमेशा ही 100 से क्या करते हैं, घटा कर लिखते हैं। और ऐसे ही अगर बट्टे की स्थिति की बात करें तो बट्टे की स्थिति में आप समझिए कि बट्टा का मतलब होता है कि जो भी मूल्य आपको बता रहा है वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कमी के लिए तो आप माइनस ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट को भी हमेशा ही 100 से घटा के लिखते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के पहले रिलेशन की। देखिए, ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है विक्रय मूल्य, आपको क्या ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य, और दे क्या रखा है, क्रय मूल्य। देखो, क्रय मूल्य से अपने को क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो ध्यान रखना, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आप निकाल रहे हो तो यहां से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हो तो आगे जा रहे हो, और आगे की स्थिति में 100 कहां रखते हैं, नीचे। और लाभ और हानि का रिलेशन दोनों में होता है। तो देखिए, एसपी बराबर सीपी गुणा बटे में तो क्या बनेगा, 100, और ऊपर क्या बन जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल इसमें बोरियत महसूस मत करना, क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों को इसके रिलेशन निकाल के बता रहा हूं। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन इन चीजों को आपको डायरेक्ट याद करना, रटना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना कि एसपी बराबर आप क्या कर रहे हो, सीपी गुणा 100 प्लस माइनस पी एल। पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, और बटे क्या हो गया, 100। अब इसी को थोड़ा अपोजिट कर दें। अपोजिट कैसे, कि अब मैं यहां सीपी ज्ञात करना चाहता हूं, तो सीपी ज्ञात करेंगे तो 100 को तो इधर मल्टीप्लाई में लोगे, और यहां पर ये 100 प्लस माइनस पीएल कहां आएगा, नीचे। तो अगर आप सीपी बराबर रखना चाहते हैं तो सीपी बराबर आप लिख सकते हैं एसपी गुणा 100 ऊपर हो जाएगा, और बटे में 100 प्लस माइनस पी और एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक और रिलेशन हो गया इस सीपी एसपी के बीच, क्रय और विक्रय मूल्य के बीच। अब यही बात अपन किस पर डिस्कस करेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पे। तो देखिए, अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य अगर आपको दे रखा है, अंकित मूल्य से आप विक्रय मूल्य निकालना चाहते हो तो आगे ही चलोगे। ठीक है। तो तीसरा रिलेशन क्या निकल के आएगा इनके बीच, कि आपको विक्रय मूल्य तो निकालना है और अंकित मूल्य आपको यहां दे रखा है, तो यहां अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ जा रहे हो तो आगे जा रहे हो, और आगे की स्थिति में आप क्या 100 को कहां रखोगे, नीचे। तो आप बटे में 100 रख दीजिएगा। इनके बीच का रिलेशन क्या है, बट्टा या डिस्काउंट, और वो हमेशा 100 में से क्या होता है, घटता है। तो आप यहां लिखेंगे 100 माइनस का डी। तो यहां पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रिलेशन निकल के आता है एसपी बराबर पी गुणा 100 माइनस डी बटा 100। अब इसी का आप अपोजिट निकाल लीजिए। इसी का अपोजिट कैसे, कि आप पीपी बराबर ज्ञात करना चाहते हैं, पीपी बराबर ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए, इस 100 को एसपी से गुणा करेंगे और 100 माइनस डी का आप क्या लगाएंगे, भाग। तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 तो ऊपर हो जाएगा और बटे में जाएगा 100 माइनस का डी। तो ये 4 रिलेशन जो हैं, जिसमें 2 रिलेशन विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और 2 रिलेशन अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच है। तो उम्मीद है कि चीजें ये आपको समझ में आ गई है दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन और उनके कंसेप्ट को समझते हैं। वो क्वेश्चंस केवल कंसेप्ट को समझने के लिए ही है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहां दे रखा है 1500 रुपए,
और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है यहाँ पे 1200 रुपये। तो आप कहेंगे कि दोस्तों यहाँ तो क्या हो रही है, हानि, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। और आपसे ये पूछ ले कि जो हानि हो रही है ना उसका प्रतिशत मान आप मेरे को बताइए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि 1500 में आप खरीद रहे हैं, 1200 में आप बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो हानि हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है, 300 रुपए की। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो उसका आधार हमेशा क्या रखेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 1500, और प्रतिशत निकालने किससे गुणा करेंगे, 100 से। आप 300 से डिवाइड करिए 5 टाइम, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना, 20 टाइम्स। तो यहां पर आपका जो हानि प्रतिशत है वो कितना आएगा, 20%। अब इसी चीज को थोड़ा सा रिपीट करके अपन समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीद रहे हो और उसको जब बेचने की बारी आई तो आपने उसको बेच दिया 3800 रुपए में, और फिर आपसे पूछा कि यहाँ जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, वो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो 3000 की वस्तु को 3800 में बेचा तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, 800 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत की स्थिति किस पर बनेगी, 3000 पे ही बनेगी, क्योंकि इसका भी आधार क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। और प्रतिशत निकालने आप किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब आप 80 में 3 का भाग देंगे, तो 80 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। 2 शेष पर और भाग किसका, 3 का। तो यहाँ जो लाभ प्रतिशत निकल के आएगा वो 26 से ही 2/3% होगा। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन और अपन करते हैं आगे। जैसे अब एक क्वेश्चन अपन डिस्काउंट पर भी कर लेते हैं। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और दुकान पे जाने के बाद वो आपको किसी वस्तु की रेट बताता है 6000 रुपये। वस्तु की रेट कितनी बताता है, 6000 रुपये, और आप उसको खरीद के ले आते हो 5400 रुपये में। तो आपको यहाँ कितने रुपए छोड़ा उसने, 600 रुपये छोड़ दिया। भाई 6000 बता के आपको 5400 में दिया तो 600 रुपये छोड़ दिया। अब ये देखो 600 रुपये क्या है, आपका बट्टा है, और बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए आधार में कौन सा मूल्य रखते हैं, अंकित मूल्य, क्योंकि उसने 6000 रुपये बताया है ना, तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, 6000, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये, और ये कितनी बार कट गया, 10 बार। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल का आंसर कितना रहेगा, 10%। मतलब वस्तु पर आपको 10% की छूट दी गई। तो ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, जो भी चीजें इससे पहले जो मैंने बताई थी उसको क्लियर करने के लिए आपको बताया है। ठीक है, अब अपन इसके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल जीरो से टाइप नंबर फर्स्ट से अपन शुरू कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन पे आप नजर बनाए रखिए और यहाँ साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी करते हुए चलें। तो चलिए टाइप नंबर फर्स्ट का पहले क्वेश्चन की बात करें कि रमेश किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 650 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ कैसे होगा, 500 में खरीदा, 650 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 150 का। और कौन से मूल्य पर दोस्तों, क्रय मूल्य पे। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर दिया, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, और ये कितना आ गया, 30। तो यहां से कितना प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों, इसको 30% का। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अपन। देखो 1242 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेच दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं इसमें। देखिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व बाद में करते हैं, पहले 3 कंसेप्ट के बारे में आपको समझाता हूं। मैंने सबसे पहले कहा कि 20% लाभ, ध्यान रखना ये प्लस चिन्ह में लाभ को प्रदर्शित कर रहा हूं। दूसरी स्थिति मैंने बताई 20% हानि, और तीसरी स्थिति बताई कि मैं 20% क्या दे रहा हूं, बट्टा। ये लाभ है, ये हानि है, और ये क्या है, बट्टा। अब देखिए
20%, ध्यान रखना जो भी आपको प्रतिशत दे रखी है सबसे पहले आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, भिन्न का मान निकालेंगे। भिन्न का मान इसमें एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने ये प्रतिशत में और चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक्स में अच्छे से पढ़ लिया है, तो उम्मीद है कि वो चीज आपको आती होगी। तो 20% का अगर भिन्न का मान बताए तो कितना आएगा, 1/5। अब ध्यान रखना दोस्तों, यह 20% लाभ है। जब तक आपको क्वेश्चन में यह नहीं कहा जाए कि यह लाभ विक्रय मूल्य पे है, तब तक वो लाभ हमेशा ही कौन से मूल्य पर होगा, क्रय मूल्य पे। क्योंकि स्पेशली आपको कह दे कि तो विक्रय मूल्य पे लाभ है तो बात अलग है, अदरवाइज लाभ हमेशा कौन से मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो जैसे ही 20% लाभ का आपने भिन्न बनाया तो भिन्न की नीचे वाली राशि हमेशा ही कौन सा मूल्य होगी, क्रय मूल्य। और यहां पर लाभ है तो 5 पर कितने का लाभ है, 1 का, तो 1 यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, लाभ बनेगा। ठीक है। ऐसे अगर हानि की बात करें तो 20% का मतलब तो 1/5 है, लेकिन इस 1/5 में 5 तो कौन सा मूल्य होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि हानि प्रतिशत का भी आधार क्रय मूल्य ही होता है। और 5 पर कितने की हानि है, 1 की, तो यहां पर ये 1 क्या है, लॉस है। ठीक है। अब बट्टे की बात करें तो बट्टे में आप देखिए 20% का मतलब 1/5 ही होता है, लेकिन बट्टे का आधार कौन सा मूल्य होता है, अंकित मूल्य। तो यहां पर 5 आपका अंकित मूल्य होगा और 5 पर इसने कितने की छूट कर दी, 1 की, तो ये 1 आपका क्या बन गया, डिस्काउंट बन गया। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि 1442 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 16/2/3% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों यहां से देखिए 16/2/3% का लाभ हो रहा है। आप अगर इसका भिन्न का मान निकाल के बताएंगे तो कितना होगा, 1/6। अब देखिए ये लाभ है तो 6 पर कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो 6 तो क्रय मूल्य हो गया, 1 क्या हो गया, लाभ हो गया। तो मेरे को ये बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6 1 कितना हो गया, 7। ठीक है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने में खरीदा था, 1242 में। क्वेश्चन ने 1242 में खरीदा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कौन सा मूल्य हो गया, क्रय मूल्य, और अपना क्रय मूल्य कितना है, 6, और विक्रय मूल्य निकालना है तो कितना हो गया दोस्तों, 7। आप यहां से डिवाइड कर दीजिए, 2 0 और कितना हो गया, 7। अब यहां से आप गुणा करेंगे तो 1400 कितना बन जाएगा, 49। तो यहां पर इसका विक्रय मूल्य का मान कितना आएगा, 1449। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आई है। अब अगले क्वेश्चन पे अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1320 में किसी वस्तु को 8 से ही 1/3% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। 1320 रुपए में किसी वस्तु को 8 से ही 1/3% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का कौन सा मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो 8 से ही 1/3% के बारे में बात करें तो अगर सबसे पहले इसका भिन्न निकाले तो 8 से 1/3% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 1/12। 12 यहां पर क्या है, क्रय मूल्य है, और हानि हो रही है तो 12 पर 1 की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 12 में आपने खरीदा, 1 की हानि हुई तो यहां पर बेचा कितने में, 11 रुपए में। ठीक है। इसने कहा कि 1320 रुपए में, 1320 रुपए में किसी वस्तु को इतनी हानि पर बेचा, मतलब ये कह रहा है कि 1320 रुपए क्या हो है, विक्रय मूल्य है। 1320 रुपए में बेचा ना, तब जाके 8 से 1/3% की क्या हुई है, हानि। तो यहां पर 1320 तो क्या है, विक्रय मूल्य, और यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 11। और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के लिए आप किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर दीजिएगा। 11 से आप डिवाइड करिए तो ये कितना, 120, और 120 को आप 12 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1440। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 12 से 1/2% का लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज आप समझिए। क्वेश्चन कह रहा है
कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 12.5%, कौन से मूल्य पे? विक्रय मूल्य पे, तो 12.5% का भिन्न का मान होगा 1/8, और ये 8 यहां पर क्रय मूल्य नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? विक्रय मूल्य। और लाभ कितने का हो रहा है? 1 का। अब आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत चाहिए। इस वास्तविक लाभ प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों कि आप जो लाभ है वो कौन से मूल्य पे कैलकुलेट करिए? क्रय मूल्य पे। तो 8 रुपए इसका विक्रय मूल्य हुआ और 1 का प्रॉफिट हुआ, तो यहां से क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों? 7। अब आपको जो लाभ प्रतिशत चाहिए वो किस पे चाहिए? 7 पे। तो 1 का लाभ हुआ 7 पे, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 से ही 2/7% आपके सामने निकल के आएगी। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 से ही 2/7%। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि प्रतिशत, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहां भी 20% जो हानि हो रही है वो कौन से मूल्य पर है? विक्रय मूल्य पे। तो 20% का भिन्न का मान होगा दोस्तों 1/5, और 5 आपका यहां पर विक्रय मूल्य बनेगा, 1 यहां पर हानि बनेगी, तो क्रय मूल्य कितना होगा? अब आप समझिए, 5 में बेचा, 1 की हानि ली, तो सीधी सी बात है क्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपए। अब वास्तविक हानि की बात करें तो वास्तविक हानि भी तो क्रय मूल्य पे ही निकलेगी, तो 1 की हानि हो गई कितने पे? 6 पे, गुणा कितना? 100। अब यहां से आप डिवाइड करेंगे तो 16 से ही 2/3% की क्या आएगी? वास्तविक हानि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 से ही 2/3%। अब आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। राम ने 12,000 रुपए का सामान खरीदा और उस पर 3,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े। यदि कुल सामान की संख्या 800 हो तो, और राम ने उसे 24 रुपए प्रति सामान की दर से बेच दिया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि खरीदा कितने में? 12,000 रुपए में। तो यहां पर अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। फिर एक बात इसने और भी कही है कि 3,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करता है, और मैंने आपको बताया कि जो अतिरिक्त खर्च है, जो ऊपरी खर्च है, वो कौन से मूल्य में ऐड होता है? क्रय मूल्य में। तो 3,000 रुपए इसमें और जोड़ दीजिए, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 15,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि सामान की संख्या 800 थी और प्रति सामान को कितने हिसाब से बेच दिया? 24 के हिसाब से। तो विक्रय मूल्य आप कैलकुलेट करेंगे तो 800 रुपए, 800 तो सामान है, एक वस्तु का मूल्य 24 है, आप इसको गुणा करेंगे तो 192,000 आ जाएगा, मतलब 19,200। तो खरीदा आपने 15,000 में, बेचा आपने 19,200 में, तो यहाँ कितने का फायदा हो गया? यहाँ पर दोस्तों 4200 का फायदा हो गया। और ये जो लाभ है वो क्रय मूल्य पे निकलेगा, और क्रय मूल्य कितना है? 15,000। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से, 20 से 20, फिर यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आप यहाँ भाग दे के देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आप 30 हो जाएगा, फिर 12 120 तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत का लाभ निकल के आएगा दोस्तों? 28% का लाभ। तो यहाँ आंसर आपका 28% होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। किसी आदमी ने 30 दर्जन से 1080 में खरीदे, वह प्रति सेब किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी ने 30 दर्जन 1080 रुपए में खरीदे और वो चाहता है कि प्रति सेब किस भाव से बेचे ताकि उसको क्या हो? 20% का लाभ। तो दोस्तों देखिए, अगर 30 दर्जन की बात करें, 30 दर्जन 1080 रुपए में आप खरीद रहे हो, तो 1 दर्जन का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1080 में किसका भाग लगा दोगे? 30 का।
यहां से कैंसिल आउट होकर कितने रुपए बनेंगे 36, मतलब 1 दर्जन का मूल्य 36 रुपए है। और यहां पर प्रति सेव की बात कर रहा है तो दर्जन में कितने सेव होते हैं 12, तो यहां पर 12 सेव से अगर 1 सेव का मूल्य निकाले तो आप 36 में किसका भाग लगा देंगे 12 का। भाई 12 सेव बराबर 36, तो 1 सेव बराबर 36/12, तो प्रति सेव कितने रुपए में खरीदा 3 रुपए में, मतलब 1 सेव उसको 3 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, अब उस पर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 3 पर 20% का मतलब कितना हो गया दोस्तों 20/100। आप देखो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और 6/10 का मतलब कितना हो गया 20% का लाभ ना, तो 120/100 कर दीजिएगा 36, और 36 में आप ना 10 का भाग लगाएंगे तो प्रति सेव को वो किस हिसाब से बेचेगा 3.6 रुपए प्रति सेव के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपए है, इनमें से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडों को 50 पैसे के हिसाब से बेच दिया तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। 4 दर्जन की कीमत कितने बता रहा है 10 रुपए। 4 दर्जन का मतलब बात करें तो 12 गुना 4 कितने अंडे हो गए दोस्तों 48 रुपए, तो 48 अंडे, और 48 अंडों का मूल्य कितना बता रहा है 10 रुपए। अब 6 अंडे फूट गए, तो 6 अंडे अगर फूट गए तो वो तो किसी भी काम के नहीं रहे, इसका मतलब बचे हुए अंडे कितने हैं 42। अब कह रहा है कि शेष जो अंडे हैं वो 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए के हिसाब से बेच दिया, तो बताओ कितने में बेचा इसने 21 रुपए में। ठीक है, अब 21 रुपए में इसको बेचा तो आपको बताना है लाभ कितना होगा, तो लगे तो कितने रुपए थे 10, और उसको मिले कितने 21, तो 11 का लाभ हो गया किस पे 10 पे, और गुना कितना हो गया 100, तो आप कह देंगे कि उस व्यक्ति को 110% का क्या हो गया दोस्तों लाभ हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को तैयार करने के लिए टाइप नंबर फर्स्ट मैं करवा रहा हूं। अब आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य 7:9 के अनुपात में है तो प्रतिशत लाभ आपको चाहिए। सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है 7 और 9, मतलब 7 में खरीदा 9 में बेच दिया तो लाभ कितने का हुआ 2 का, तो 2 का लाभ किस पे हुआ 7 पे और गुना 100, तो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 28 से ही 4/7% आपका क्या रहेगा लाभ प्रतिशत रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई है। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 25 के भाव से खरीदता है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों यहां पर ये बात कर रहा है रुपए और वस्तु की। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन में चाहे वो कोई भी टॉपिक हो आपका, अगर रुपए और वस्तु आता है तो उसका रिलेशन जो होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो हमेशा रुपए बटा वस्तु होता है। ठीक है, ये रुपए बटा वस्तु क्या होता है दोस्तों, ये एक वस्तु का मूल्य होता है, एक वस्तु का मूल्य। अगर मूल्य क्रय मूल्य के बारे में बात हो रहा है तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, अगर विक्रय मूल्य के बारे में बात हो रहा है तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। लेकिन रुपए और वस्तु का लिखने का तरीका हमेशा ही क्या होता है रुपए बटा वस्तु। अब देखिए 1 रुपए में 25 के भाव से, तो 1 रुपए में 25 के भाव से, तो रुपए बटा वस्तु से वैल्यू कितनी हुई 1/25। अब इसको कितने प्रतिशत का लाभ मिल रहा है 25% का, तो 25% का लाभ आप कैसे निकालेंगे 100 में जोड़ के लिखेंगे ना 25%, तो 125 बटे क्या हो गया 100। अब 25 से डिवाइड करिए 5 टाइम, और 5 डिवाइड करेगा कितना 20 टाइम, तो उसको किस हिसाब से बेचा 1/20 के हिसाब से, मतलब वो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा 20 वस्तु बेचेगा। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही।
इसके बेसिक क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन सोल्व करने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है कंसेप्ट। अब एग्जाम जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो टाइप नंबर सेकंड से शुरू होंगे, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे अपन अगले वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।